हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं ऋचा जोशी आप सभी का हमारे बीएड फर्स्ट ईयर की ऑनलाइन क्लास C4 के पेपर में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विभिन्न आयोगों के अनुसार त्रिभाषा सूत्र की संकल्पना। हमने देखा था इससे पहले कि त्रिभाषा सूत्र की नीति क्या होती है। 3 भाषाओं की जो नीति है जिसको हम फॉलो करना चाहते हैं वो त्रिभाषा सूत्र की नीति में आती है। तो कितनी भाषाओं का हमें अध्ययन करना चाहिए, क्या ये सभी का आवश्यक है इतने भाषाओं का अध्ययन करना? भाषा क्या है? अगर हम कहते हैं कि भाषा मात्र विचारों का आदान प्रदान का माध्यम है तो वो तो एक भाषा में भी हो सकता है। फिर क्यों आवश्यकता है कि हम 3 भाषाओं का अध्ययन करें? और अगर 3 भाषाएं हैं तो वो कब कब इंट्रोड्यूस की जानी चाहिए बालक के करिकुलम में, कैसे उनको पढ़ाया जाना चाहिए? तो हमारा जो भारत देश है ये विविधताओं का देश है। मैंने पहले भी बात करी थी, बहुत सारी भाषाएं, बहुत सारी प्रादेशिक भाषाएं, बोलियां, उपबोलियां और जाने कितना कुछ एक ही देश में हम समेटे हुए हैं, अलग अलग संस्कृति। लेकिन कहीं ना कहीं जो सब चीज़ें हैं ये हमें भाषा के माध्यम से ही हमारे पूर्वजों से मिलती आई है और हम इसे आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भाषाएं हैं जो इनको संरक्षित करने का काम कर रही हैं। परंतु कितनी भाषाओं का ज्ञान हमें बालक को देना चाहिए? क्या भाषा का इतना ज्ञान देने के बावजूद जो बालक है वो इन भाषाओं पे पारंगतता क्यों हासिल नहीं कर पाता? और अगर भाषाएं सिर्फ विचारों का आदान प्रदान का माध्यम है तो क्यों बालक पे 3 भाषाओं का हमें बोझा डालना चाहिए? ये किस हद तक उचित है? इसके सबकी अनुशंसा करने के लिए विभिन्न आयोग और समितियों का गठन किया गया। हमने सबसे पहले देखा था कि सन 1948 में राधाकृष्णन आयोग बना था और उन्होंने ही अलग अलग समितियाँ बना दी थी। तो जो भाषा की अनुशंसा की थी वो ताराचंद समिति ने भी की थी। तो कहीं आपको इसका नाम राधाकृष्णन आयोग मिलेगा, कहीं पर पर्टिकुलर जो राधाकृष्णन आयोग था ये उच्च शिक्षा से यानी कि UGC से संबंधित था और भाषा एक अलग मुद्दा था जो भी इसी में ही सम्मिलित था, उच्च शिक्षा में, कि उच्च शिक्षा के माध्यम क्या होने चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि जो जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं और आज की तारीख में भी अगर आप देखें तो इंजीनियरिंग की जो बुक्स हैं वो इंग्लिश में है, मेडिकल साइंसेस के जो बुक्स हैं वो इंग्लिश में है, लॉज की जो बुक्स हैं वो इंग्लिश में है। तो आज भी तो हम देख रहे हैं कि इनमें कहीं भी उच्च शिक्षा में जो माध्यम है वो हिंदी नहीं आया। तो इसकी अनुशंसा किस आयोग ने किस किस के अनुसार की, इसको हम देखेंगे। सबसे पहले है केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद। हमने जो सन 1948 में बनी थी उसके बारे में पहले पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद 1956 ने क्या कहा। तो इन्होंने 2 संकल्पनाएं दी। 2 संकल्पनाओं का मतलब है या तो हम पहले वाले को फॉलो करें या हम दूसरे वाले को फॉलो करें। 2 तरीके बताए इन्होंने, तो आप इसमें कंफ्यूज मत हो ना। पहली संकल्पना का मतलब है, प्रथम संकल्पना का, कि या तो हम इन चीज़ों को फॉलो करें या फिर जो दूसरी संकल्पना है उसको हम फॉलो करें। तो इसके हिसाब से इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि सबसे पहले जो मातृभाषा या हमारी क्षेत्रीय भाषा है इसको शामिल किया जाए। अब मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा क्या होती है ये हमने पहले ही पढ़ लिया था। मातृभाषा वो होती है जो जनरली हम अपने माँ के मुँह से जो शब्द सुनते हैं उसे हम मातृभाषा कहते हैं। पर रीजनल एरियाज़ में हम देखें कि अब ट्रेंड चल गया है कि किसी लड़के की शादी हो, वो अपने पीहर जहाँ पे उसका मम्मी पापा का घर होता है उससे काफ़ी दूर होने लग गई है, एक राज्य से दूसरे राज्य में होने लग गई है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, आसपास में ही कहीं ना कहीं बेटी की शादी कर दी जाती थी। तो जनरली उस बालक की मातृभाषा और जो वहाँ की प्रादेशिक भाषा है वो सेम ही रहती थी, एक जैसी रहती थी, अलग अलग नहीं रहती थी। अपवाद स्वरूप कुछ ऐसा होता था कि वो अलग रहे। तो ये अनुशंसा की गई कि जो प्राथमिक शिक्षा है वो बालक की मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में होनी चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि जब हम बालक को स्कूल में डालते हैं तो उसकी आयु ज़्यादा से ज़्यादा 5 वर्ष होती है और अब तो अगर हम देखें तो बालक 3 वर्ष का ही स्कूल जाने लगता है। तो 3 वर्ष या 5 वर्ष जो भी हम ले लें, पर जो बालक है वो बहुत छोटा होता है और अचानक उसको इस तरीके का माहौल मिल जाए कि वो वहाँ पर एडजस्ट ही ना कर पाए, क्योंकि अगर वो सारे लोग अलग भाषा बोलेंगे और वो अलग भाषा बोलेगा तो अपने आप में ही कहीं अकेला आइसोलेटेड फील करेगा, इन्फीरियर फील करेगा
और उसको बड़ा अजीब लगेगा कि ये मुझे कहाँ भेज दिया, यहाँ तो ना मेरी बात समझने वाला कोई है, ना मैं किसी की बात समझ पा रहा हूँ। तो और उसको जो किताबें हैं उनमें भी कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसको लगेगा कि ये सब तो अलग है, मैंने तो ऐसा कुछ सुना ही नहीं है कभी। तो वो उसको बड़ा लोनली सा फील होगा। इसके लिए अच्छा रहता है कि हम बालक को ऐसे स्कूल में एडमिशन कराएं जहाँ पर यहाँ के जो भी स्कूल्स हैं वो इस तरह से फॉलो हों कि जो प्राथमिक शिक्षा है या पूर्व प्राथमिक शिक्षा है वो मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में हो रही हो। फिर दूसरा है मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा का सम्मिलित पाठ्यक्रम। सपोज़ करो कि कहीं पे मातृभाषा अलग है और क्षेत्रीय भाषा अलग है, तो उसका जो सम्मिलित पाठ्यक्रम है, जैसे कि अगर हम देखें तो हमारी मातृभाषा हम तो हिंदी मानते हैं और क्षेत्रीय भाषा हम देखें तो हम राजस्थानी मानते हैं, तो इन दोनों का समावेशी पाठ्यक्रम को सम्मिलित किया जाए। परंतु जनरली हमने उत्तरी जो राजस्थान है, उत्तरी जो भारत है, इसमें भाषा से रिलेटेड इतनी ज़्यादा समस्या नहीं है, क्योंकि यहाँ के मोस्ट ऑफ द लोग जो हैं आसपास के, ये हिंदी भाषा को बहुत आसानी से समझ सकते हैं और बोल भी सकते हैं। और अगर आप रियल में मानो तो इसका जितना विकास है ये सबसे ज़्यादा बॉलीवुड ने किया है, क्योंकि जो एंटरटेनमेंट का सोर्स है, जो मूवीज़ का सोर्स है वो हिंदी ही है। और हिंदी भाषा होने की वजह से जनरली क्या है कि सभी लोग अपना अपना एंटरटेनमेंट देखते हैं, करते हैं और उसके लिए पिक्चर्स देखते हैं। हमारे जो यहाँ की सेलिब्रिटीज़ हैं उनको फॉलो करते हैं और उनकी भाषा हिंदी है, तो उनको बहुत सहायता रहती है हिंदी बोलने और समझने में। तो इसका प्रचार प्रसार अब ज़्यादा हो गया है। परंतु आज से अगर हम 70 साल पहले देखें, यानी कि हमारा देश आज़ाद हुआ था, उस समय इनका इतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं था, तो बड़ी दिक्कत आती थी एक सूत्र में बांधने के लिए। उस वक्त प्रादेशिक जो भाषाएं थी, मातृभाषाएं थी, उनका वर्चस्व अधिक था। फिर है 3rd नंबर पे मातृभाषा और एक शास्त्रीय भाषा का सम्मिलित पाठ्यक्रम या मिश्रित पाठ्यक्रम। तो मातृभाषा मान लो हमने हिंदी मान ली और शास्त्रीय भाषा हमने संस्कृत ले ली, तो एक इसका मिश्रित पाठ्यक्रम बनाया जाए। और डी इन्होंने अनुशंसा की कि क्षेत्रीय भाषा और एक शास्त्रीय भाषा का मिश्रित पाठ्यक्रम। अब मान लो हमारी क्षेत्रीय भाषा हम राजस्थानी लेकर चले, तो फिर हम किसको मिलाएंगे, क्षेत्रीय भाषा को और शास्त्रीय भाषा को। तो इन 4 में से आपको एक पसंद करना था। अब इन 4 में से एक पसंद करने का मतलब है कि हम इसमें से किसी एक टॉपिक को उठा लें, 1 2 3 में इनमें से किसी को चूज़ कर लें। तो मान लो जैसे हम इसमें चूज़ करना चाहते हैं 4 में से कि हम तो पहला लेंगे, फर्स्ट का ए ही लेंगे, या तो मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा। तो हमने यहाँ पे हमारी मातृभाषा का चयन किया और मातृभाषा हमने ले ली, चयन कर ली हिंदी। अब दूसरा है हिंदी या अंग्रेजी। तो अब इसमें हम हिंदी पहले ले चुके थे, तो हम कौन सी लेंगे, अंग्रेजी ले लेंगे। और तीसरी भाषा जो हमें लेनी है, एक आधुनिक भारतीय या यूरोपीय भाषा जो बिंदु 1 व 2 में नहीं सम्मिलित की गई हो। तो फिर अब हम क्या करेंगे, हमने पहली में हिंदी ले ली, दूसरी में पहले में हिंदी ली, दूसरी में अंग्रेजी ली, तो तीसरी में हमें या तो एक भारतीय भाषा लेनी है या एक यूरोपीय भाषा लेनी है। तो फिर हमारे पास कोई सोर्स बचता नहीं है, हमें संस्कृत का चयन अपने आप ही करना पड़ जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा कि हमारे पास 3 भाषाएं सम्मिलित हो जाएंगे। अच्छा, ये तो हिंदी राज्यों के लिए हो गया। अब हम इसी को अहिंदी राज्यों में फिट करने की कोशिश करते हैं। हम इसको फिट करना चाहेंगे गुजरात में। तो हमने मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा के आधार पर, मातृभाषा भी उनकी गुजराती है और क्षेत्रीय भाषा भी उनकी गुजराती, तो उन्होंने एक ले लिया फर्स्ट में गुजराती। दूसरे में था हिंदी या इंग्लिश, तो उन्होंने सोचा भाई इंग्लिश सब जगह बोलते हैं तो हम इंग्लिश ले लेते हैं, तो पहला ले लिया गुजराती, दूसरा ले लिया इंग्लिश और तीसरा ले लिया एक आधुनिक या भारतीय भाषा या यूरोपीय भाषा जिसको बिंदु 1 और 2 में सम्मिलित ना किया गया हो। तो अब इनके पास ऑप्शन है या तो ये हिंदी का चयन कर लें या संस्कृत का चयन कर लें। लेकिन इसमें जब ये 1964 64 और 66 के अकॉर्डिंग जो कोठारी आयोग बनता है और उसमें समीक्षा की जाती है, तो उसमें एक लिखा हुआ आता है कि कोई भी स्कूल या कोई भी शिक्षा आयोग अपनी इच्छा के अनुसार एक अतिरिक्त भाषा को पालकों को पढ़ा सकता है। ये पूर्णतः उस पर डिपेंड करेगा। तो इस आधार पर हम तो संस्कृत का चयन कर लेते हैं और वो लोग हिंदी का या संस्कृत का चयन वो लोग भी कर लेते हैं।
क्योंकि हमारे पास हिंदी हमारी प्रादेशिक भाषा है तो हमें एक भाषा कम पढ़नी पड़ती है, और उनकी प्रादेशिक भाषा गुजराती है तो उनको एक भाषा ज़्यादा पढ़नी पड़ती है। तो हम तो 3 भाषाओं का अध्ययन करते हैं और वो लोग 4 भाषाओं का अध्ययन करते हैं। लेकिन ये सिर्फ माध्यमिक स्तर तक किया जाता है, उसके बाद ये जो एक लैंग्वेज है इसको हम कभी भी हटा सकते हैं। तो हम संस्कृत हटा देंगे, हाँ हम हिंदी हटा देंगे। आपने 12th में देखा होगा जनरली 2 ही भाषा रहती हैं हमारे पास, हिंदी और इंग्लिश, और इससे पहले 10th में हमारे पास संस्कृत भी रहती है। तो इस तरीके से हम अलग अलग समय पर, और अभी आप अगर ट्रेंड में देखो कि अभी क्या ट्रेंड चल रहा है, तो जो विदेशी लैंग्वेजेस हैं जैसे फ्रेंच है, जर्मन है, इनको भी सम्मिलित किया जा रहा है करिकुलम में, और हिंदी और संस्कृत को हटा दिया जा रहा है। हिंदी तो फिर भी पॉसिबल रहती है, लेकिन संस्कृत को हटा दिया जाते हैं, क्योंकि हम एक या तो हम प्राचीन कोई सांस्कृतिक भाषा का चयन करें या हम आधुनिक जो पश्चिमी भाषा है उसका चयन करें। तो बालक पश्चिमी भाषा का चयन कर लेते हैं और संस्कृत को अवॉइड कर देते हैं। और दूसरी संकल्पना क्या है, तो दूसरी संकल्पना में फर्स्ट तो है प्रथम सूत्र के समान, जो पहले दे रखा था उसी के समान ले लो। दूसरा है अंग्रेजी या एक आधुनिक भारतीय भाषा। तो अंग्रेजी और एक आधुनिक भारतीय भाषा में हम देख सकते हैं कि इसमें हिंदी आ जाएगा, अंग्रेजी या हिंदी। और तीसरा है हिंदी अहिंदी राज्यों के लिए। तो ये हमने संकल्पना सोच ही ली कि अगर हम इसको गुजरात में इम्प्लाई करेंगे तो किस तरीके से करेंगे। तो ये अनुशंसा करी थी, इस तरीके से 2 संकल्पनाएं दी केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद, जो कि 1956 में बनी थी। अब दूसरी है, इस संकल्पना में परिवर्तन हुआ, कब हुआ? 1961 में हुआ। क्या हुआ? उपयुक्त त्रिभाषा सूत्रों की संकल्पना में आंशिक परिवर्तन सन 1961 में संपन्न होने वाली मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में किए गए। एक सम्मेलन हुआ था 1961 में मुख्यमंत्रियों का, यानी कि अलग अलग जो राज्य हैं वहाँ से मुख्यमंत्री इकट्ठे हुए थे। इस समय त्रिभाषा सूत्र में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए। इसमें कौन कौन से परिवर्तन किए गए हम इसमें देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या करा हमने, एक हिंदी ले लिया मातृभाषा के रूप में। दूसरा कोई अन्य भारतीय भाषा, अन्य कोई भारतीय भाषा में हम संस्कृत ले लेते हैं। और तीसरा अंग्रेजी। तो अपने आप ये 3 भाषाएं होगी। और अहिंदी राज्यों में क्या क्या? अहिंदी राज्यों में क्षेत्रीय भाषा यानी कि मातृभाषा, तो मान लो हमने गुजराती ले ली। दूसरे नंबर पर हमने हिंदी या अंग्रेजी, इनका चयन कर लिया। किंतु त्रिभाषा संकल्पना में हिंदी एवं अहिंदी दोनों ही राज्यों के लिए व्यवहारिकता से वंचित बनी रही, और इसमें पुनः सुधार के लिए वापस से प्रयास किए गए। तो कुल मिलाकर आज तक भी आप देखो तो यह विवादित ही है। अभी भी आपने अगर नई शिक्षा नीति में पढ़ा हो तो उसमें वापस से ही आया है कि बालकों के ऊपर जो भाषाओं का अतिरिक्त बोझ डालने की आवश्यकता नहीं है, जबकि भाषा सिर्फ विचारों का आदान प्रदान का माध्यम है। अगर हम वास्तव में बात करें संस्कृत भाषा की, तो हमें संस्कृत भाषा ना तो कहीं काम आती है, हाँ हम बेशक मानते हैं वो हमारी सांस्कृतिक भाषा है, वो हमें हमारे मूल्य सिखाती है, लेकिन बालकों पे बर्डन क्यों? मूल्य इतने कम उम्र में क्यों? अगर उनको मूल्य का वो लेना होगा तो हम नैतिक शिक्षा के माध्यम से भी तो उनको मूल्य सिखा रहे हैं, पर्टिकुलर उस भाषा में ही क्यों? तो बहुत सारी चर्चाएं हैं, बहुत सारे आयोग बनते हैं, बहुत सारी सिफारिशें होती हैं, परंतु हम ये जानते हैं कि जो हमारा देश है विविधताओं में एकता वाला देश है। और जब विविधताएं इतनी सारी हैं, इतने सारे धर्मों के लोग रहते हैं, इतनी मान्यताएं हैं, इतनी परंपराएं हैं, तो निश्चित रूप से भाषा एक तो होना संभव है ही नहीं। अब अगर एक भाषा होना संभव नहीं है तो विभिन्न भाषाओं के माध्यम से पूरे देश को एक सूत्र में बांधने का प्रयास कैसे किया जाए? और कुल मिला के हम देखें तो अभी तक हमारे यहाँ पे राष्ट्रभाषा का अस्तित्व नहीं है। सबसे टिपिकल बात है ये कि हम अभी तक राष्ट्रभाषा से वंचित हैं। इतना बड़ा देश है और इसको एक सूत्र में पिरोने के लिए एक भाषा का प्रयोग नहीं हो पा रहा। सबसे ज़्यादा इसमें जो समस्या है वो हमेशा से दक्षिण भारतीय जो लोग हैं वो उत्पन्न करते हैं। अगर आज भी आप देखो तो वो अंग्रेजी को ज़्यादा महत्व देते हैं, अपने तमिल भाषा पे ही अडिग हैं। और निश्चित रूप से अगर आप यूँ सोचो तो आज भी वो अपनी मातृभाषा का इतना सम्मान करते हैं कि वो और किसी भी भाषा को अपनाने को तैयार नहीं है राष्ट्रभाषा के रूप में। तो निश्चित रूप से ये आप मान सकते हो कि जो हमें हमारी मातृभाषा से प्यार होना चाहिए, हमें फ़क्र होना चाहिए कि हम हिंदी बोलने वाले लोग हैं
और कहीं ना कहीं जो अंग्रेजी है वो हमेशा से जो हिंदी की छवि है उसको धूमिल करती हुई आई है, और जबकि हिंदी एक पूर्णतः वैज्ञानिक भाषा है। बहुत सारी जो जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, घोष वर्ण, अघोष वर्ण, अनुस्वार, हलंत, सब चीज़ों का अपना रीज़न है, सबका पूरा लॉजिक है, कौन कहाँ से किस तरीके से निकल रहा है, पूरा मनोवैज्ञानिक तरीके से सेट है। अगर आप हिंदी की वर्णमाला को पढ़ते हो तो आप बिल्कुल सोच के अचंभित हो जाते हो कि इतना जो दिमाग है किसने लगाया होगा, कैसे वर्णमाला को अस्तित्व में लाए होंगे। जबकि अंग्रेजी में कोई भी वर्ड कहीं पे भी साइलेंट हो जाता है, कोई भी रूल कहीं पे भी बदल जाता है, कोई भी अपवाद कहीं पे भी आ जाता है, हर दूसरा वर्ड अलग तरीके से प्रोनाउंस होता है। सॉरी। और बहुत सारी आप कमियां देख सकते हैं, लेकिन हमारी हिंदी भाषा जो है पूरी तरीके से मनोवैज्ञानिक भाषा और वैज्ञानिक भाषा मानी जाती है, और सही तरीके से सीखना चाहिए, इसका प्रचार प्रसार करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसका उपयोग भी करना चाहिए। तो इस तरीके से हमने देखा, पहले तो हमने ताराचंद समिति को देखा, फिर अब हमने केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद और 1961 के जो संकल्पना में परिवर्तन हुआ था इसको देखा, और इसके आगे आने वाले वीडियो में हम और किस आयोग ने क्या कहा था उसके बारे में चर्चा करेंगे। और ये वाली जो चीज़ें हैं आपको याद करनी ही पड़ेंगी कि किस आयोग ने और किस समिति ने क्या कहा। तो ये नोट्स आपके आई होप काम आ ही जाएंगे एज इट इज़। आप इनको लिख लीजिएगा अपने रजिस्टर में, ताकि आपके पास यूनिट वाइज जो नोट्स हैं वो इकट्ठा होते रहें, कलेक्ट होते रहे। अभी हम यूनिट फर्स्ट पढ़ रहे हैं और आई होप ये आपकी नोट्स बनाने में बिल्कुल हेल्प करेगी, क्योंकि एज इट इज़ ये नोट्स बने हुए हैं और इससे ज़्यादा भी हम कक्ष में ज़्यादा लिखवाते नहीं हैं, क्योंकि जो ये भाषा वाला टॉपिक है इसमें आप लैंग्वेज आप अपने बना कर लिख सकते हैं, मेन बातें आपको पॉइंट याद होने चाहिए। और ये जो केंद्रीय शिक्षा सलाह परिषद और इनके जो संकल्पना है ये तो आपको एज इट इज़ याद करनी है, इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं है। तो आई होप आप इनको लिख लेंगे, याद कर लेंगे, और फिर भी इससे रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम होती है तो आप फिर मुझे मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आज के हमारे क्लास में इतना ही। थैंक यू।